मुसाफिर हर तरफ है, मुसाफिर ही मुसाफिर हर तरफ है, मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। कई साल से कुछ खबर ही नहीं है, कहाँ रात होती है और कहाँ दिन गुजर रहा है। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो एक ऐसे शख्स के बारे में है, एक ऐसे यात्री के बारे में है, ट्रेवलर के बारे में है जो चाइना से भारत पैदल चल के आया था। जी हाँ, पैदल, अकेला पैदल चल के आया था, बहुत मुश्किलों से। और ये शख्स का नाम था, वैसे तो चाइना से काफी बौद्ध भिक्षुक आए भारत में ट्रेनिंग लेने, स्टडी करने, अपने स्टडी को पूरा करने भारत आए। वो सब की पूरे दुनिया में खासकर लोगों को बहुत लालसा थी कि उस जमाने में भारत जो है, भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे कहा जाता था, एक आज तो तक्षशिला है जो पाकिस्तान में है, और दूसरा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और दुनिया में हर एक स्टूडेंट की ये ख्वाहिश और ये तमन्ना थी कि यहाँ आकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, एक ऐसी यूनिवर्सिटी। तो वैसे तो चाइना से बहुत सारे लोग आए, पर तीन का नाम मेन है। तीन लोग जो आए थे वो खास रहे। मैं ट्रेवलर की बात कर रही हूँ, इन्वेडर्स की नहीं। ये ट्रेवलर है जो भारत में शिक्षा प्राप्त करने आए, भारत की चीजों का आदान प्रदान करने, यानी यहाँ की चीजों को दुनिया में फैलाने। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आया था चाइना से फाहियान, जिसे फैक्सियन कहा जाता है। तो फाहियान जो है ये 5वीं सदी में आया था, जब भारत में जो है चंद्रगुप्त सेकंड का राज था। चंद्रगुप्त यानी गुप्ता वंश चल रहा था, उसका राज था। और उसकी जो लिखी हुई, जो इन लोग की जो ट्रेवलर जो बुक होती है, इनकी जो किताबें होती हैं इतिहासकारों की, इनके किताब का नाम है फू कू की। उसके बाद भारत में आए हुएन सांग। हुएन सांग आए 630 से 645, 10 सालों तक रहे ये। और इनकी जो लिखी हुई किताब है सी यू की कहा जाता है। इन किताबों का नाम बता रही हूँ। और तीसरे नंबर पे आए भारत में इत्सिंग येजिंग, जिसे येजिंग भी कहा जाता है। ये 671 से 695 ईस्वी के बीच में आए रहे और गए। तो सबसे जो मेन रहे, मैं आज सिर्फ एक एक करके बताऊंगी। सबसे जो मेन रहे वो थे हुएन सांग। हुएन सांग ये चाइनीज यात्री थे जो गौतम बुद्ध से इतनी मोहब्बत करते थे कि गौतम बुद्ध की जो उपदेश है, किताबें हैं, उनकी जगह है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्मे, कहाँ गए, कहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ, ये सब के बारे में जानने के लिए वो बहुत बेचैन थे। और इतने बेचैन थे कि वो हर हाल में भारत आना चाहते थे और शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। पर बात यह थी कि उस जमाने में, उनके समय चाइना में युद्ध चल रहा था और कहीं भी आने जाने के लिए राजा का परमिशन लेना बहुत जरूरी था। तो वो बार बार राजा से परमिशन ले रहे थे कि मुझे भारत जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन बार बार वहां का जो राजा था चाइना का, वो उसे परमिशन नहीं दे रहा था सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसके जान का खतरा हो सकता था, लोग उसे मार सकते थे। पर इनकी जिज्ञासा रुकी नहीं और ये बिल्कुल नहीं रुके और ये आगे बढ़ने की कोशिश की। ये राजा को बिना बताए चुपचाप चाइना से निकल गया। और किस ढंग से ये छुपते छुपते अपने शहर से। तो मैं जिस चाइनीज यात्री की बात करने जा रही हूँ, इनका जन्म हुआ था, सबसे पहले मैं इनका जन्म बता दूं। इनका जन्म हुआ था 602 ईस्वी, या कई इतिहासकार 605 लगते हैं एडी में। चाइना में हुनान फू प्रदेश में लुंगयागंग नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 664 ईस्वी में हुई थी। हुएन सांग जो है श्रान, यानी कि शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। यानी बहुत सारे ट्रेवलर आए, पर इन्हें जो है प्रिंस कहा जाता है, यानी ट्रेवलर का राजकुमार कहा जाता है इन्हें। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि युवान, श्रान, चांग, शाक्य मुनि, ये सब इनके नाम है। तो हुएन सांग 622 ईस्वी में जो है भारत आने की शुरुआत करते हैं और भारत निकलने की यात्रा करते हैं। और 622 ईस्वी में ये चाइना से शुरुआत करते हैं। 629 में ये भारत आते हैं। यानी सोचो कितने सालों से ये चल रहे थे। आपने बहुत जगह पे ऐसी मूर्तियां देखी होगी, जो हुएन सांग की मूर्ति है, जो बहुत सारी चीजें अपने पीठ पे लाद के, जो आजकल हम लोग बैक पैक कहते हैं, वो उस जमाने की देन है, जो सारी चीजें अपने पीठ पे लाद कर हुएन सांग चाइना से भारत के लिए निकले थे। पर प्रॉब्लम ये हुई थी
कि बादशाह के बिना परमिशन के वो भारत की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे वो कैसी कैसी कठिनाइयों से, पहाड़ों, जंगलों, नदियों से गुजरते हुए वो आ रहे थे। तभी जो है वो जो है स्थित बहुत जगह से होते हुए कहानी तब गुजरती है कि उस जमाने में डाकू भी थे, लोगों के जान का खतरा भी था। तो जब ये हुएन सांग आ रहे थे तो रास्ते में ही कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर वो ले गए। उन्हें लगा, क्योंकि ये चाइनीज थे, ये दिखने में गोरे और सुंदर होते हैं, तो वो ले गए कि उन्हें कुछ अजब सी चीजें लगी कि इसके पास काफी धन दौलत होगा, बहुत चीजें होगी। तो जब इन्हें पकड़ लिया गया तो ये बहुत परेशान थे और ये तो बौद्धिक भिक्षु थे और इस ढंग से वो चुपचाप बैठ गए, बार बार अपने को ध्यान लगाते थे। तो उन लोगों ने, जितने जो लोगों ने इन्हें पकड़ा था वो सब काली के भगत थे। तो उन लोगों ने देखा, वो लोग हमेशा नर बलि दिया करते थे, इंसानों का बलि दिया करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये काफी सुंदर राजकुमार है, इसका बलि देंगे तो हमारी माता बहुत खुश होगी। तो इस ढंग से जो है हुएन सांग को बैठाया गया, बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। तभी जो है वहां बहुत तेज की आंधी आई, तूफान आया तो सब लोग घबरा गए। और जो हुएन सांग है वो साधना में बैठे हुए थे चुपचाप, वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें मार भी दिया जाता, वो कुछ नहीं बोल सकते थे। तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तो कोई भगवान का अवतार लगता है, साधु है, तुम इसे बलि देने जा रहे हो, तुम्हारी माता काली माँ इससे नाराज हो जाएगी, इस ढंग से तुम इसे छोड़ दो। और इस वजह से जो है वो लोग डर गए और डर के मारे सब जो है हुएन सांग को छोड़कर भाग गए कि हमारी माता नाराज हो गई है, इसीलिए जो है इतना बड़ा तूफान आया है। और इस वजह से जो है हुएन सांग का जान जो है बच गया। फिर वो वहां से होते हुए कश्मीर, पेशावर पाकिस्तान से होते हुए कश्मीर से फिर इंडिया, तो भारत में वो आए। उस वक्त भारत में जो है हर्षवर्धन का शासन था इंडिया में, हर्षवर्धन का। मैं बताना चाहूंगी कि अशोका द ग्रेट एंड हर्षवर्धन, इन दोनों के समय में भारत जो है बौद्धिस्ट केंद्र था, यानी बौद्ध धर्म चरम सीमा पे था। हर तरफ से बौद्धिस्ट लोग ही थे और चारों तरफ बस बौद्ध ही बौद्ध थे, यानी सब उनको ही मानने वाले थे हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन खुद बौद्धिस्ट था, जैसे अशोका था वैसा था। तो इस ढंग से जब भारत आए हुएन सांग, तो बहुत जगह से वो राज्यों से गुजरते हुए आए, जैसे कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज जो है हर्षवर्धन राजा की जो है कैपिटल था उस जमाने में। और अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, पाटलिपुत्रा, बोध गया, राजगिरी, नालंदा, असम, उड़ीसा, अमरावती एंड कांचीपुरम, ये सारी जगह जो है मेन केंद्र था। और ये सब जगह जो है बौद्ध विहार बने हुए थे, यानी हर तरफ से बौद्धिस्ट ही थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा और शिक्षा दी जाती थी। तो वहां से आने के बाद वो सीधा गया, इन सब चीजों से गुजरने के बाद वो गया नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में उसका बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत से वहां उसका एडमिशन हुआ। वहां उस जमाने में भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था और ये देने के बाद ही उनका एडमिशन लिया जाता था। तो मैं बताना चाहूंगी कि उस जमाने में, यानी 629 ईस्वी की बात है, कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा में 10,000 छात्र, स्टूडेंट एक साथ पढ़ा करते थे। और वहां जो है मैथमेटिक्स, बहुत तरह की शिक्षा दी जाती थी वहां पे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, एड स्टडी, बहुत सारी चीजों का, एस्ट्रोलॉजी, इन सब की शिक्षा वहां दी जाती थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और एक साथ 10,000 स्टूडेंट वहां पढ़ाई करते थे। और 10,000 स्टूडेंट पे 1,000 शिक्षक हुआ करते थे, यानी टीचर होते थे। और जिन्होंने हुएन सांग को शिक्षा दी उनका नाम था शीलभद्र था, उन्होंने उसे शिक्षा दी। और ये कितने ताजुब की बात है कि उस जमाने में 100 गांव, यानी 100 गांव, विलेज को हर्षवर्धन ने दान में दिया था, सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। यानी वहां जो लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे, पढ़ाई करते थे, उनका खाना, रहना, एवरीथिंग फ्री था। एवरीथिंग, उनके जो पौष्टिक आहार, दूध से लेके, चीजों से लेके, हर चीज फ्री दी जाती थी। ये सब हर्षवर्धन ने वहां प्रोवाइड कराया था। इसीलिए उसने 100 गांव जो है दान में दिया था, ताकि इन स्टूडेंट का जो है भरण पोषण हो सके।
ये सारी चीजें अपनी किताबों में CU की इनकी किताब का नाम है, अपने बुक ट्रेवलर में इन्होंने लिखा है। और जैसे कि भारत का नाम आप लोगों ने जाना है कि आर्यवर्त, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, बहुत सारे नाम है। पर चाइना में जो इनकी किताब है, इनकी किताब में इन्होंने भारत को इंटू का नाम दिया है। इंटू वो इंटू नहीं, इंटू ये चाइनीज वर्ड है, इंटू का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने भारत को इंटू कहा है। उसके बाद जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद 2 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में ये रहे। यूनिवर्सिटी में रहने के बाद ये बहुत काबिल हो गए और चूंकि उनको गौतम बुद्ध से बहुत लगाव था, तो ये सभी जगह पे, बोध गया पे जहाँ ये पैदा हुए, जहाँ उनको शांति मिली, जहाँ उन्हें उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ये सब जगह होते हुए ये गए। फिर ये राजा हर्षवर्धन से भी मिले, क्योंकि हर्षवर्धन जो है बहुत बड़े बौद्धिस्ट थे। तो उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा धर्म सभा का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने जब ये सभा आयोजन किया था तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो हुएन सांग को ही बनाया था। हुएन सांग ही इसके अध्यक्ष थे और कन्नौज में यानी अपने कैपिटल में हर्षवर्धन ने ये चीजों का इंतजाम किया था। 644 ईस्वी में फिर इन्होंने चाइना वापस जाने की तैयारी की, यानी कोशिश की। 10 सालों तक वे भारत में रहे और हर तरफ वो पैदल यात्रा करते रहे। वो जब बेचारे आए थे तो बिल्कुल पैदल, दुश्मनों से बचते हुए, जान बचाते हुए, लेकिन इन्होंने उस जमाने में ऐसी शिक्षा ग्रहण की, भारत में उनका इतना सत्कार हुआ, इतनी इज्जत मिली, इतना दान दक्षिणा मिला। फिर शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को वाराणसी, बनारस जाना पड़ता था और वहां गंगा में जाके स्नान करने के बाद इनके मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती थी। तो इन्होंने भी ये सारी चीजें की। करने के बाद फिर जब ये जाने की यात्रा कर रहे थे तो हर्षवर्धन ने इनको कितनी सारी चीजें दी। हर्षवर्धन ने कई हाथी, घोड़े, और ये जब जा रहे थे तो हजारों किताबें, बौद्धिस्ट किताबें ये लेकर जा रहे थे चाइना। और ये सब गौतम बुद्ध के उपदेश, इनकी किताबें, बातें, इनकी लिखी हुई किताबें, क्योंकि इन्हें डायरी लिखने की आदत थी। ये जब से निकले थे चाइना से तब से ये लिख रहे थे। तो इसी वजह से इनकी जो किताब बनी CU की, ये सब इनका जो है, यानी आप आत्मकथा कह सकते हैं। और इनकी किताबों को पूरी दुनिया, जितने भी हिस्टोरियन हैं, वो फैक्ट मानते हैं और ऑथेंटिक मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और ये सब सन ईस्वी के साथ लिखा हुआ है। एक एक चीजें इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में दी गई है, डिटेलिंग में। उसके बाद जब ये तैयारी करते हैं तो हर्षवर्धन कई घोड़ा, हाथी, ऊंट सब देते हैं इनको, बहुत सारी चीजें देते हैं और हर तरीके से इनको धन वगैरह सब देकर इनको विदा करते हैं। बहुत सत्कार किया जाता है। फिर जब ये अपने राजा, चाइना में राजा को खत लिखते हैं कि मैं चाइना वापस आना चाहता हूं, मैंने शिक्षा ग्रहण कर लिया, तो वहां का राजा बहुत खुश होता है। बहुत खुश होता है वहां का राजा कि हुएन सांग ने इतना बड़ा काम किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, कि इंडिया जा करके वो उसने इतनी चीजें की और इतनी सारी यहाँ से किताबें वो लेकर के जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वही हुआ, रास्ते में जाते वक्त जो है फिर से एक तूफान आया। तूफान आया तो सारी चीजें जो है नदी में सब बह गया। बहुत कम चीजें ही ले जा सके, इनकी जान बची और ये वापस जो है चाइना गए। और चाइना जाने के बाद वहां के राजा ने बहुत सत्कार किया, इनका नाम किया और बहुत अच्छे तरीके से 5 फरवरी 664 को, यानी कि जब ये चाइना गए तो वहां के बादशाह ने इनके साथ बहुत अच्छा, यानी जैसे कहा जाता है हमारे देश में जो है बड़े बड़े विद्वान हुए, तो चाइना का नाम पहले तो फाहियान ने किया था। उसके बाद जो हुएन सांग जो है ये भारत आकर के इतनी चीजों का कलेक्शन ये ले गए कि आज जो बौद्धिस्ट चीजें हमें भारत में नहीं मिलती है या नहीं मिल पा रही है, ये सब बाहर गया हुआ है। क्योंकि बाहर के लोग जो आए, तिब्बत से आए, चाइना से आए, थाईलैंड से आए, कहाँ से लोग भारत आते थे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इस ढंग से जो है हुएन सांग भी आए और आने के बाद बहुत सारी किताबों को वो ले गए, जिसके जरिए हमें उस जमाने का इतिहास जानने को मिलता है डिटेल में। इन सब किताबों के जरिए ही मिलता है। बहुत से इतिहासकार जाते हैं और ये किताबों को देखते हैं और पढ़ते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, आपको आजकल तो हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके बाद क्या होता है कि हुएन सांग जो है 5 फरवरी 664 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। ये दुनिया में इनका इतना सत्कार हुआ। तो वहां का बादशाह जो है क्या करते हैं, इनके अंतिम संस्कार के बाद इनका जो कंकाल है, इनके कंकाल को संभाल के रखा जाता है।
क्योंकि इतने महान व्यक्ति थे, महान भिक्षु थे, महान आत्मा थे। तो इनके कंकाल को, स्केलेटन को संभाल के रखा और हर देश में इनको थोड़ा थोड़ा उनके कंकाल को दिया गया। भारत में भी दिया गया। भारत में उस जमाने में, बिहार में, आज के डेट में बिहार में, पटना में हुएन सांग के स्कल यानी सर की खोपड़ी का एक हिस्सा वहां म्यूजियम में रखा हुआ है। जी, पटना के म्यूजियम में ये रखा हुआ है। हुएन सांग का सर के हिस्सा यानी उनके कंकाल तंत्र का एक हिस्सा वहां भी रखा हुआ है। क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति थे, इसलिए उनके कंकाल को पूरे विश्व में बांटा गया था। जहां जहां बौद्ध धर्म में लोगों में इंटरेस्टेड था, लोगों ने डिमांड किया था, उनकी चीजों को वहां रखा गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो फाहियान आए चंद्ररूप सेकंड के जमाने में, और वो 5 साल रहे थे, पर 10 सालों तक चाइना से पैदल आकर के पूरे भारत का भ्रमण किया हुएन सांग ने, और भारत में रहे और ऐसी ऐसी चीजों का इन्होंने आदान प्रदान किया। यहाँ भारत के बारे में लिखा, उस जमाने में भारत कितना शांति प्रिय देश था, भारत में कितनी सुख और समृद्धि थी, किस ढंग से यहाँ के लोग रहा करते थे, हर चीज का भंडार था यहाँ पे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और सबसे बढ़ के यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय थे, साधु लोग थे, संत थे, सब लोग बस अपने शिक्षा में और अपने पढ़ाई लिखाई में रहा करते थे, कोई झगड़ा नहीं था। ये सारी चीजें हुएन सांग ने अपनी किताबों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात है, आज जो नालंदा का जो हालत है, जो भी हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ओपिनियन देते हैं। पहले तो कहा गया था कि जो खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी, उसने जो है उसे जला दिया था, एक केस है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी ओपिनियन देते हैं कि वहां के लोकल राजा ने जलवा दिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो इस मामले में मैं ज्यादा तह में नहीं जाऊंगी, ये तो हिस्टोरियन ही डिसाइड करेंगे कि नालंदा खंडर कैसे बना। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक तो तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, और ये नालंदा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां 10,000 स्टूडेंट एक साथ अंदर रहकर हॉस्टल फैसिलिटीज, क्लासेस और तरह तरह का रिसर्च यानी आपके प्रैक्टिकल थ्योरी, ये सब चीजों का वहां ज्ञान दिया जा रहा था। ये कितनी बड़ी बात है और बहुत फक्र की बात है। मुझे आई फील प्राउड माई सेल्फ कि मैं इंडियन हूं और हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी और ऐसे ऐसे लोग थे। ये बहुत फक्र की बात है। फिर से नालंदा को अच्छी चीजें बनानी चाहिए जब दुनिया में इसका इतना नाम था। तो हुएन सांग जो है आज तो दुनिया में नहीं है। तो बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो जिस ढंग के व्यक्ति थे, पूरी दुनिया में जो बौद्ध धर्म पहला है शांति और अहिंसा, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। कि मैं खुद बहुत एडमायर करती हूँ गौतम बुद्धा को, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, अगर आपको साइंस और प्रैक्टिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जानना है तो गौतम बुद्ध की बातों को पढ़ें। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो उस जमाने में 500 बीसी की बात है, जो लोगों को अंधकार से निकाल रहे थे, यानी जो लोग, अंधकार का मतलब ये नहीं होता है कि आंख के अंधे, अंधकार का मतलब होता है दिमाग के अंधे। जो दिमाग के अंधे लोग होते हैं, दिमाग रहते हुए नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है और हकीकत क्या है, वो गौतम बुद्ध की बातों को पढ़े। वो किस ढंग के वैज्ञानिक थे और कैसी कैसी बातें किया करते थे, उनकी बातों को जानना इतना आसान नहीं है। मैं फिर वही कहूंगी, ये सब फिलॉसफी की बातें हैं। तो आज मैं हुएन सांग के बारे में बात कर रही थी कि हुएन सांग भारत आए और आ करके उन्होंने इतना कुछ ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद भारत से ले गए, और वहां चाइना में चीजें रखी हुई है वो सब भारत की ही है। तो चाइना को भी भारत का हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि भारत ऐसा शांति प्रिय देश था। इंशाल्लाह आज भी, आगे भी शांति प्रिय, और ऐसी हम लोग आपस में मिल के ही रहेंगे। धन्यवाद।